गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जिसके अंदर आज हम केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहले दो एटम को कंबाइन करने से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक बॉन्डिंग। इसका पूरा नाम होगा इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। इसी तरह से अगर दो मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल वाटर, टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो उसको हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग। दो एटम के कंबाइन होने से इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग एंड दो मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से इंटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग। इसके बाद अगर हम बात करें इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग के बारे में, तो ये बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग और इसको तोड़ने के लिए कम से कम 200 से 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका रिवर्स हम बोलें तो इनकी फॉर्मेशन के लिए कम से कम इतनी अमाउंट की एनर्जी बाहर निकलेगी। इसके बाद इंटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग की बात करें तो ये बॉन्ड कैसे होंगे, वीक बॉन्ड, और इसकी जो एनर्जी होगी 2 से 40 किलो जूल पर मोल। मॉलिक्यूल्स इंटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग से क्या होंगे, वीक बॉन्ड होंगे। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग के अंदर फर्दर आगे 3 टाइप्स के बॉन्ड होंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मेटैलिक बॉन्ड के बारे में, और इसके अंदर ही हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। इंटर एटॉमिक बॉन्ड फर्दर 3 टाइप्स के होंगे। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो आगे फर्दर 2 टाइप्स की होगी, जिसके अंदर नंबर 1 वीक वंडरवॉल फोर्स, तो किसके अंदर होगी, नोबल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। इसके अंदर सेकंड हम बात करेंगे एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग इसको भी आगे हम 2 टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे, इंटर और इंट्रा। इसके अलावा वीक वंडरवॉल फोर्स और बॉन्डिंग, इसको भी हम आगे 5 टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इस तरह से टोटल 5 टाइप की वीक वंडरवॉल फोर्स के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे फॉर एग्जांपल आयनिक बॉन्ड, इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर लैटिस एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हम परसेंटेज ऑफ कोवालेंट कैरेक्टर, कोवालेंट कैरेक्टर, आपके पास बॉन्ड आयनिक लेकिन उसके अंदर कोवालेंट कैरेक्टर भी होगा। इसके साथ ही हम आयनिक बॉन्ड में बात करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और इसके साथ ही हम बात करेंगे इसके अंदर फेजान रूल के बारे में। इसके साथ ही अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, उसके अंदर कितने %
आयनिक करैक्टर होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके आगे कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो आपके पास एटम होंगे उनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों होगी। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे टू ओवे द ऑक्टेट रूल टू अचीव नोवल गैस कन्फिग्रेशन। जितने भी एटम होंगे हाइड्रोजन के अलावा सभी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 8 और साथ ही साथ वो अचीव करेंगे नोवल गैस कन्फिग्रेशन को। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम की कन्फिग्रेशन 281, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस एटम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। तो केमिकल कॉम्बिनेशन टू अचीव द नोवल गैस कन्फिग्रेशन, इसी कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी करेंगे टू अचीव द नोवल गैस कन्फिग्रेशन। नोवल गैस कन्फिग्रेशन से क्या होगा, उस एटम की और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लो होगी। जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ी बॉल और उसके ऊपर एक स्मॉल साइज की बॉल, अगर हम इसको ऊपर रखेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, तो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल। इसकी सेकंड कंडीशन की बात करें, एटम नीचे, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतना ही कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। और सभी एटम नोवल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के बाद अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर लेते हैं, जिससे कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल इन नेचर। आपके पास 2 हाइड्रोजन के एटम, देखिए एटम नंबर 1A, एटम नंबर 2B, न्यूक्लियस, इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव का और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव का। इसके अंदर कौन कौन सी फोर्स होगी, Na न्यूक्लियस ऑफ A एंड न्यूक्लियस ऑफ B, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन ऑफ A एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B एटम, दोनों के बीच में फोर्स होगी रिपल्सिव फोर्स। इसके साथ ही न्यूक्लियस ऑफ 1 एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड, न्यूक्लियस ऑफ सेकंड एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट, इनके बीच में फोर्स होगी अट्रैक्टिव फोर्स। सबसे पहले इन दोनों एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा, दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे और ऐसी कंडीशन आएगी जिसके बाद दोनों फोर्स क्या हो जाएगी, इक्वल। इसके फर्दर हम इनको पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा होगी। फिर से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिस कंडीशन के अंदर दोनों एटम ना तो अट्रैक्ट करें ना ही रिपेल करें। इस कंडीशन के अंदर दोनों कंपाउंड क्या होंगे, दोनों एटम क्या होंगे, स्टेबल। उस कंडीशन के अंदर इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ऐसी लेंथ दो एटम के बीच में जिसके अंदर दोनों की अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बराबर होगी और कंपाउंड होगा स्टेबल इन नेचर। अगर हम उसी बात को ग्राफ के द्वारा समझे तो एक्स एक्सिस की तरफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स एंड
वाई एक्सिस की तरफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू एटम्स। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद फिर से डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे डिस्टेंस पर जिस पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी उसको हम बोलेंगे आर नॉट और बोलेंगे वेव लेंथ। इस लेंथ पर कंपाउंड स्टेबल इन नेचर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड बोलेंगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आपके पास टू एटम ए एंड बी, ए को हम बोलेंगे मेटल और बी को हम बोलेंगे नॉन मेटल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा ए एटम से बी एटम की तरफ। जो मेटल होगा उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। फॉर एग्जांपल हम बात करें NaCl। NaCl के अंदर सोडियम मेटल होगा और Cl नॉन मेटल होगा, जिसके अंदर सोडियम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की और क्लोरीन की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। सोडियम की जो बैलेंसी होगी 1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसके बाद दोनों एटम नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे ही सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा सोडियम प्लस। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके साथ ही Cl 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेगा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कैसी होगी, नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद दोनों के बीच में फोर्स होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कूलम्ब लॉ के अंदर, F = K Q1 × Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, उसका स्क्वायर। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए आयनिक बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम इज वेरी स्मॉल। आयनिक बॉन्ड के अंदर हम बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। आपके पास सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा 1 और क्लोरीन के ऊपर होंगे 7। तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा क्लोरीन एटम की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके अलावा आप इस कंपाउंड को चार्ज के द्वारा भी दिखा सकते हो। इनके बीच में होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रो बैलेंसी। इलेक्ट्रो बैलेंसी किसको बोलेंगे, किसी एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉनों का गेन और कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ
टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल, इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 1। ग्रुप नंबर 2 जिसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 2। ग्रुप नंबर 13 इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 3। 14 की अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे अभी। ग्रुप नंबर 15 इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 3। ग्रुप नंबर 16 2। ग्रुप नंबर 17 1 एंड ग्रुप नंबर 18 के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। हम उन कंपाउंड की बात करेंगे जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बीच में ग्रुप नंबर 3 से 12 जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स नहीं होगी। फॉर एग्जांपल की बात करें F2+ और F3+ दोनों ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसलिए ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कांस्टेंट नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे एनर्जी टर्म इन्वॉल्व्ड। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होगी। सबसे पहले मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, फॉर एग्जांपल इसने लॉस किए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा n पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए 3, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव। किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इस एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतनी जल्दी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसलिए आयोनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। इसके साथ ही नॉन मेटल जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे X के द्वारा, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर चार्ज आएगा n नेगेटिव। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होगी उतनी ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलेगी, और जितनी एनर्जी किसी कंपाउंड के द्वारा रिमूव होगी उतना ही कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल इन नेचर। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो, जितनी मैक्सिमम होगी उतना ही कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल। इसके बाद आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, M N पॉजिटिव और X N नेगेटिव दोनों आपस में मिलकर कंपाउंड बनाएंगे आयनिक कंपाउंड। दोनों के कंबाइन होने से आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, और इसकी फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी टर्म इस्तेमाल होगी उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसका उल्टा हम बोले कितनी एनर्जी देनी पड़े इस कंपाउंड को फिर से तोड़ने के लिए, उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी जितनी मैक्सिमम होगी उतना ही कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल इन
नेचर। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ कैन वी डिसाइड द विच कंपाउंड इज मोर आयनिक। आपके पास 4-5 कंपाउंड होंगे, उनमें से कौन सा कंपाउंड ज़्यादा आयनिक नेचर का होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।